डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग लेंगे पूरा कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीपीयू क्या है। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है जो कि रियल टाइम हाई डिफिनीशन ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हाई डिफिनीशन गेमिंग्स हैं, हाई डिफिनीशन एनिमेशंस हैं, जिसमें हमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग जीपीयू का यूज़ करते हैं। जीपीयू और सीपीयू में फ़र्क ये है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट है और जीपीयू उसके कोऑर्डिनेशन में एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू हमारा मल्टी कोर हो सकता है, पर जीपीयू हमारा मैनी कोर होता है। यानी जीपीयू के पास मैनी कोर्स बने होते हैं और इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने की पावर होती है। हर एक थ्रेड लाइट वेट होता है और उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग भी फास्ट होती है। अब डेटा पैरेललिज्म जब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं तो हम लोग डेटा को अलग अलग थ्रेड के साथ मैप करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में यूज़फुल होता है। अब पैरेलल सिस्टम में जो चैलेंज है वो चैलेंज ये होता है कि हम लोग किस तरह से अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीपल कोर्स को मैप कर पाए। CUDA इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामर्स के लिए फैमिलियर होता है, जैसे कि सी है, या दूसरे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जावा, फोर्ट्रान एंड अदर लैंग्वेजेस। अब CUDA के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो CUDA का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कर्नल्स। तो यहाँ पर हम लोग सी में फंक्शंस बनाते हैं जो कि पैरेलल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है और इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। इन फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए जिस कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं वो है डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर। ये डिस्क्राइब करता है कि जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो हमारा कर्नल फंक्शन है और ये कर्नल फंक्शन जीपीयू सिस्टम के थ्रू कॉल होता है। यानी कि हम सीपीयू के थ्रू जीपीयू में कर्नल को कॉल कर रहे हैं और यही हमारे पैरेलल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। कर्नल फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग स्पेशल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। वो ऑपरेटर्स हमारे पास ये एंगुलर ब्रैकेट्स के सीक्वेंस है और थ्रेड्स को हम लोग आईडी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट वेरिएबल दैट इज थ्रेड आईडी एक्स। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग कर्नल फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, और एक वीसी ऐड एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स लिए गए हैं ए बी एंड सी, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर थ्रेड आईडी एक्स हमारा एक वेरिएबल है। डॉट एक्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को एक्सेस कर रहे हैं और इन ग्रिड्स की वैल्यूज़ को हम लोग आई में स्टोर करा रहे हैं और उन थ्रेड वैल्यूज़ जो भी हैं हमारे पास, उन थ्रेड वैल्यूज़ के बेसिस पे थ्रेड को सेलेक्ट करेंगे और उनके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ऐड अप होंगे। इसको हम लोग आगे और प्रोग्राम्स में समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे विथ प्रोवाइडिंग दिस पैरामीटर। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये सिंबल ऐड अप ना करें और विथ ऐड और ये पैरामीटर अगर हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग होगी, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर
हम लोग कर्नल फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग थ्रेड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इस पूरा स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर हम लोग थ्रेड हायरार्की को यूज़ करते हैं। सबसे पहले थ्रेड हायरार्की में सबसे पहले आएगा थ्रेड हमें जैसे पता है कि ये लाइट वेट प्रोसेस होता है। फिर जब हम कई थ्रेड को ग्रुप करते हैं तो हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, और जब हम कई ब्लॉक्स का ग्रुप बनाते हैं तो वो हम ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम साइज़ के हिसाब से ग्रिड की साइज़ डिफाइन होती है। अब किस तरह से हम ब्लॉक और ग्रिड को क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरा प्रोवाइड कराता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं DIM3 स्ट्रक्चर। DIM3 स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ये वेरिएबल में हम लोगों को क्या डायमेंशन देना है ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पर जो डायमेंशन हम लोग दे रहे हैं वो डायमेंशन है हमारे पास 100,1 का, यानी कि ये जो हमारे पास 100 थ्रेड्स होंगे, ठीक है, और इसको अगर हम एज अ ब्लॉक कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक एक ही होगा। इसी तरह से हम लोग ग्रिड की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रिड है और यहाँ पे 1x1, तो यानी कि ये डिफाइन कर रहा है जो ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो सिंगल ग्रिड स्ट्रक्चर है, और उसमें हम लोग एक ही ब्लॉक को स्टोर करा सकते हैं। अगर ये मल्टी डायमेंशनल होगा तो हम इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हम लोग जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर सबसे 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। ये दोनों आर्गुमेंट हमारे वो वेरिएबल्स हैं जो हम लोगों ने DIM3 की मदद से क्रिएट करे हैं। तो पहला आपका जो आर्गुमेंट होगा वो ये जो वेरिएबल होगा वो ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास कितने ग्रिड्स हैं, दूसरा हमारे पास ब्लॉक कितना है और हर ब्लॉक में कितने हमारे थ्रेड्स हैं। जैसे इस ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे 100 थ्रेड्स दे रहे हैं, ये सिंगल डायमेंशन में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक होगा और एक ब्लॉक में 100 थ्रेड्स होंगे, और एक ग्रिड होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक होगा 1x1 का। तो जब हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो हमारे पास ये डी ग्रिड और डी ब्लॉक इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हमारे पास कितने ग्रिड होंगे, कितने ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स होंगे। तो इसका मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास एक ग्रिड, उसके अंदर एक ब्लॉक और उसके अंदर 100 थ्रेड्स क्रिएट, और उस 100 थ्रेड को एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोवाइडिंग दिस ABC डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसी प्रोग्राम को एज एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगल थ्रेड है, कई सारे थ्रेड्स को मिला करके एक थ्रेड ब्लॉक बना है, और कई सारे ब्लॉक्स को मिला करके एक ग्रिड बनाया है। तो पूरा का जो थ्रेड का स्ट्रक्चर होता है वो इसी चीज़ को फॉलो करता है, ब्लॉक एंड ग्रिड स्ट्रक्चर। और यूज़र या प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ग्रिड्स और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी थ्रेड्स क्रिएट होते हैं हर थ्रेड के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है। एक ब्लॉक को बिलोंग करने वाले थ्रेड्स एक कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं, और सभी थ्रेड्स एक ग्लोबल मेमोरी को शेयर करते हैं। वो एक ब्लॉक के में हो या किसी दूसरे ब्लॉक में हो तो वो एक ग्लोबल मेमोरी को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करने के लिए पूरा एनवायरनमेंट में कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे मेमोरी क्रिएशन का एक फंक्शन है पूरा मेलॉक, जहाँ पर हम लोग अपने स्ट्रक्चर के मेमोरी एड्रेस को पास करते हैं और साइज़ को पास करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं और जो भी हमारी मेमोरी की साइज़ है उसको पास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे GPU के मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन होगा एस साइज़ का। दूसरा जो हमारे पास मेमोरी फंक्शन है पूरा memcpy, इसका काम ये है कि वो
CPU से GPU में डेटा को कॉपी करेगा। और इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ हम पास करेंगे। DHS, यहाँ पे D रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइस को, H रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट को और S रिप्रेजेंट कर रहा है साइज को। और एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं CUDA MEM CPY होस्ट टू डिवाइस। तो यहाँ पर हम लोग होस्ट से डेटा स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, या हम कहें अगर एरे है तो एरे को ले रहे हैं, पास कर रहे हैं हम लोग डिवाइस में, और इस डेटा के स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो है S। और ये इनबिल्ट कीवर्ड होस्ट टू डिवाइस जो रिप्रेजेंट करता है कि हम होस्ट टू डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। होस्ट क्या है यहाँ पर? CPU। और डिवाइस क्या है? GPU। यानी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होस्ट है, और जो GPU जो उसके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है उसको हम लोग डिवाइस बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम इसमें कीवर्ड को चेंज कर दें इसी फंक्शन में CUDA MEM CPY डिवाइस टू होस्ट, तो यहाँ पर अब मेमोरी में जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा GPU यानी डिवाइस टू होस्ट यानी CPU को डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फंक्शन हमारा कॉपी का सेम है, बट हम लोग डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करके हम लोग होस्ट टू डिवाइस या डिवाइस टू होस्ट में डेटा सेंड कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल को समझते हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग CPU से इस CUDA फंक्शन को या हम कहें कर्नल को कॉल करेंगे, और सीरियल कंप्यूटिंग से पैरेलल कंप्यूटिंग में हम लोग मूव करेंगे। हेट्रोजीनियस प्रोग्रामिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग इन्वायरमेंट है, एक CPU का इन्वायरमेंट, एक GPU का। दोनों का आर्किटेक्चर अलग है, दोनों के प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन का तरीका अलग है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पर जैसे इस इमेज को अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रॉम स्टार्टिंग CPU कोर होगा जो कि CPU मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो टारगेट ये है कि हम लोग CPU मेमोरी से डेटा को कॉपी करेंगे GPU मेमोरी में, और फिर GPU कोर्स उस GPU मेमोरी से डेटा को लेकर के प्रोसेस करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस CPU मेमोरी में स्टोर करा देगा। तो हम लोग इनके स्टेप्स को देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि हम लोग CPU में एक एरे इनिशियलाइज़ करें, या जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इनिशियलाइज़ करें। दूसरा, हम लोग GPU में मेमोरी एलोकेट करें। मेमोरी एलोकेशन के बाद हम लोग CPU टू GPU डेटा को ट्रांसफ़र करें, थ्रेड का क्रिएशन करें। फिर थ्रेड क्रिएशन में हम लोग GPU के फंक्शन यानी कर्नल को कॉल करें। जब कर्नल कॉल होगा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस हम लोग GPU से CPU में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो भी रिज़ल्ट होगा उसको सेव करेंगे या हम लोग प्रिंट करा देंगे, और जो भी GPU में हमने मेमोरी एलोकेट कराई है उसे डी एलोकेट करा देंगे। तो इनिशियलाइजेशन से लेकर के डी एलोकेशन और GPU मेमोरी तक का प्रोसेस हम लोग एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सपोज़ करिए हमारे पास 2 एरे हैं। अब इन दोनों एरेस के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करके एक तीसरे एरे में स्टोर कराएंगे, और ये स्टोरिंग हमारा इंडेक्स वाइज होगा। सपोज़ करिए कि एरे का 0th इंडेक्स है, एक एरे का दूसरे एरे का 0th इंडेक्स है, तो उनका जो सम होगा वो हमारे तीसरे एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा। हम लोग प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग 3 एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, AH, PH और CH, जहाँ H को हम कह सकते हैं होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेरिएबल नेम डिपेंड्स अपॉन प्रोग्रामर। तो यहाँ पे हमारे पास 100 साइज के 3 एरे हैं, और हम लोगों ने 3 पॉइंटर बनाए हैं, और एक लूप की इंडेक्सिंग के लिए एक इंटीजर I लिया है। अब यहाँ पे 2 लूप चल रहे हैं हमारे पास अलग अलग, जहाँ पे एक पहला लूप 0 to 99 जो हमारा एरे साइज़ है, इसी तरह से दूसरा लूप भी 0 to 99 जो एरे साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, और हमारे AH और BH को इनिशियलाइज़ कर रहा है।
ये जो हमारा कोड ऑफ लाइन है ये हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से अब हम लोग का जब एरे इनिशलाइज हो गया तो अब हम लोगों को अपने जीपीयू मेमोरी में मेमोरी को एलोकेट करना है, और जो एरे सीपीयू ने इनिशलाइज किया है उस सीपीयू को ट्रांसफ़र करना है जीपीयू के मेमोरी में। तो हम लोगों ने इन दोनों फंक्शंस को पहले देखा है। इसमें मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे पूरा मेलॉक, फिर हम लोग पॉइंटर एड्रेस को स्टोर कराएंगे और जो भी हमारे मेमोरी की साइज़ है उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। इससे हमारे जीपीयू में मेमोरी एलोकेट होगी। अब मेमोरी एलोकेट हो जाने के बाद अब हम लोग को जो एरे हम लोगों ने यहाँ पर एच बनाया है, इनिशलाइज किया है, उसको हमें इस एरे एडी में प्रोवाइड कराना है। तो हम लोग ये हमारा होस्ट होगा और ये हमारी डिवाइस होगी, यानी हम होस्ट टू डिवाइस या हम कहें सीपीयू टू जीपीयू पे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारे साइज़ है डेटा की वो है हमारी 100 साइज़, और जिस कीवर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे CUDA CPY होस्ट टू डिवाइस, जिससे कि इंश्योर करेगा कि होस्ट टू डिवाइस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह से दूसरे एरे के लिए हम लोग CUDA malloc के थ्रू इस जीपीयू की मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करेंगे। फिर जो एलोकेटेड मेमोरी है उसमें हम लोग इस BH एरे के डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि रेफरेंस के तौर पे BD को यूज़ करेगा, और जो हमारा डेटा साइज़ है वो हमारा 100 साइज़ का है। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम कीवर्ड होस्ट टू डिवाइस का यूज़ करेंगे CUDA CPY होस्ट टू डिवाइस, जिससे कि हम इंश्योर करेंगे कि जो डेटा ट्रांसफरिंग है वो हमारा CPU टू डिवाइस होगा। इसी तरह से जहाँ पे हमें रिज़ल्ट स्टोर कराना है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर CUDA malloc फंक्शन को चलाएंगे सेम साइज़ का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम है वहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कितने ग्रिड और कितने ब्लॉक्स हमें लेने हैं और उस ब्लॉक्स में कितने थ्रेड्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ब्लॉक में 100 थ्रेड्स लें और वही एक ब्लॉक का ही एक ग्रिड बना दिया जाए तो हमारे लिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा। यानी पर यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि 100 थ्रेड्स 100 अलग अलग एलिमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक थ्रेड एक एलिमेंट को एडअप करेगा, दूसरा थ्रेड दूसरे एलिमेंट को एडअप करेगा, तीसरा थ्रेड तीसरे एलिमेंट को एडअप करेगा। और यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का इशू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होगा और हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रोग्रामिंग का लॉजिक लिखना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर DIM3 स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ग्रिड और ब्लॉक को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास ग्रिड की साइज़ क्या होगी, ब्लॉक की साइज़ क्या होगी, इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। इसको डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग कर्नल को कॉल करेंगे। अब कर्नल क्या है, ये एक ऐड फंक्शन है जो कि इस AB, BD और CD एरे को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और डी ग्रिड और डी ब्लॉक ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास कितने ग्रिड और कितने ब्लॉक्स होने चाहिए या कितने थ्रेड्स एक ब्लॉक में होने चाहिए, जिसकी मदद से हम इन मेमोरीज़ को एक्सेस करके उनके डेटा को कैलकुलेट कर पाएँ। जब ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग CUDA CPY फंक्शन को कॉल करेंगे। ये मेमोरी कॉपी के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर होस्ट टू डिवाइस में डेटा कॉपी किया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर डिवाइस टू होस्ट डेटा को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग डिवाइस से डेटा ले रहे हैं, जो रिज़ल्ट आया है CD में उसको हम लोग पास कर रहे हैं होस्ट की डिवाइस में, यानी होस्ट के मेमोरी में, और साइज़ क्या है 100। तो यहाँ पे कीवर्ड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, CUDA CPY डिवाइस टू होस्ट। यहाँ होस्ट टू डिवाइस होगा और यहाँ डिवाइस टू होस्ट होगा। तो हम लोगों ने पहले एरे इनिशियलाइज किया, फिर मेमोरी एलोकेट किया, फिर मेमोरी में डेटा कॉपी किया, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ग्रिड्स, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स और उसमें कितने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होंगे इसको डिस्क्राइब किया, फिर हमने कर्नल को कॉल किया
कर्नल अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग वापस GPU टू CPU में कॉपी करेंगे। फिर रिज़ल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमारे GPU की मेमोरी है उसको हम लोग फ्री करेंगे। तो जिस तरह से C में हमारे पास malloc और फ्री फंक्शन होता है, वैसे यहाँ पे हमारे पास CUDA malloc और CUDA फ्री फंक्शन होता है जो GPU की मेमोरीज को फ्री करता है। उसके बाद फिर हमारा CPU सीक्वेंशियली 0 to 99 एक लूप चलाएगा और जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आया है उसको प्रिंट कर देगा। अब हम लोग आते हैं अपने कर्नल फंक्शन के पास। कर्नल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग प्री डिफाइन कीवर्ड यूज़ करेंगे, $global_, फंक्शन का रिटर्न टाइप void, फंक्शन का नाम है ऐड। अब ये 3 पैरामीटर एक्सेस कर रहे हैं जिससे कि हम लोग 2 इनपुट एरेज और एक आउटपुट एरेज के रेफरेंस को पास कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों ने ग्रिड और ब्लॉक के थ्रू नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन किए हैं उन थ्रेड्स के लिए आईडी क्रिएट करेंगे। अब इस आईडी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है threadx डॉट एक्स। अब ये threadx डॉट एक्स क्या करेगा, ये एक आईडी क्रिएट करेगा, डॉट एक्स रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास 1 डायमेंशनल है। चूँकि हमारे पास एक ही ग्रिड है, एक ग्रिड में एक ही ब्लॉक है, तो यहाँ पे threadx डॉट एक्स करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन थ्रेड आईडीज क्रिएट होंगे। अगर हमारे पास एक ग्रिड के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी थ्रेड की आईडी के लिए हमें ब्लॉक नंबर और थ्रेड का आईडी नंबर दोनों मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास एक ग्रिड में एक ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक में एक ही थ्रेड है, तो हमारे लिए थ्रेड आईडी क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली threadx डॉट एक्स यूज़ करेंगे, इससे हर थ्रेड की आईडी बनाएंगे। अब यहाँ पर हर थ्रेड आईडी के बेसिस पर हम लोग अलग अलग एरे के एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यानी अगर थ्रेड 0 है तो वो इस AD एरे के 0th एलिमेंट, BD एरे के 0th एलिमेंट और CD एरे के 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा और उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करके जोड़ेगा। अगर थ्रेड की आईडी 1 है तो वो AD के 1 एलिमेंट को, BD के 1 एलिमेंट को, CD के 1 एलिमेंट को पॉइंट करेगा, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके इससे उठाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने नंबर ऑफ डेटा है उतने ही नंबर ऑफ हमने थ्रेड्स क्रिएट किए और हर थ्रेड्स के इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग एरे के इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस कर रहे हैं। यानी थ्रेड नंबर पॉइंट कर रहा है हमारे एरे के पोजीशन को। तो इस तरह से ये कर्नल फंक्शन हमारे इस 2 एरे के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक पैरेलल अप्रोच यूज़ करेगा, जहाँ पे डिफरेंट थ्रेड डिफरेंट एलिमेंट्स को इनकाउंटर करेंगे। अब ये जो हमारा C प्रोग्राम है, अगर ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता तो हम इसको GCC कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं, बट NVIDIA हमें एक दूसरा कंपाइलर देता है जिसको हम कहते हैं NVCC, और ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन .c ना हो करके CU होता है। तो हम लोग जब कंपाइल करेंगे तो NVCC कंपाइलर यूज़ करेंगे, जो भी हमारा फाइल नेम होगा, और .cu एक्सटेंशन से इसको सेव करेंगे और आउटपुट बिल्कुल हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग सीक्वेंशियल में करते हैं, a.out का यूज़ करके, जहाँ पे हमें रिजल्ट शो होगा। थैंक यू सो मच।